हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एमयू। चलिए शुरुआत करते हैं साइंस के सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और जिसको हम हिंदी में अम्लक क्षार और लवण भी कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चैप्टर मेरे हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर से जो हम सीखेंगे वो हम डेली लाइफ में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं है। जैसे मान लीजिए घर पे किसी को पेट में एसिडिटी हो गई है, तो आप क्या देंगे उस टाइम? आप उनको कोई दवाई देंगे जिनको हम एंटासिड्स कहते हैं, जिसको इंग्लिश की भाषा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। काफ़ी माइल्ड हाइड्रोक्साइड होता है, यानी माइल्ड बेस होता है, जो उस एसिडिटी को ठीक कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल, हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना भी जो है पचने के लिए, उसके डाइजेशन के लिए हमारे पेट में एसिड्स सीक्रेट होते हैं, और इन टू बी प्रिसाइज वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी क्या है, एक टाइप का एसिड का ही एप्लीकेशन है। आपके दांत जो है, हमारे दांत पे एक एनामेल का कोटिंग होता है, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू, यानी कि जब एसिडिटी मुंह में बढ़ जाती है, तब वो दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो टूथ डीके इज ऑल्सो रिलेटेड टू एसिड्स। वैसे ही काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, जैसे ताजमहल ओरिजिनली वाइट कलर का था, आज आप देखो येलोइश बनते जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एसिड रेन होने से उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन के कारण वो पीला पड़ता जा रहा है। तो यही हमारा आज का चैप्टर है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। देखिए, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो क्या बनेगा, जब किसी बेस का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो क्या बनेगा, इसका जो है हम जब इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या निकलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, हम इसी को जानेंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, ये वैसे तो केमिस्ट्री में आता है, बट आगे जब आप जाओगे, जब 11th-12th में जाओगे, तो केमिस्ट्री के दो हिस्से बटेंगे। एक होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो याद रखना, ये जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और देखते हैं इसमें अलग अलग चीज़ें। आगे देखते हैं कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो ये जो एसिड और बेस हो गए, जो भी अम्ल और आपके क्षार है, वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो या तो आप इक्वेशन याद कर लो, बट आप ऐसे कितने इक्वेशन याद करोगे, और दूसरा तरीका प्रिंसिपल याद कर लो। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल समझेंगे। तो प्रिंसिपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता या आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला वीडियो देखिए साइंस का, उसमें हमने सारे रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक एलिमेंट वहाँ चला जाएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। तो जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये उसका जेनेरिक फॉर्म है, यानी उसका जनरल या सामान्य फॉर्म है। याद रखना, ये उस पर्टिकुलर मेटल का सॉल्ट बनेगा। जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं, वो सोडियम का सॉल्ट है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड या NaCl भी कहते हैं। तो एसिड प्लस मेटल विल मेक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये H2 करके गैस बनेगा। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए। पहले मैंने लिया है बेस, ये है आपका बेस। देखिए, बेस को पहचानने का आसान तरीका क्या है, बेस में हमेशा OH रहेगा। बेस में आपके, जैसे ही आप OH देखते हो, ये एक बेस है, तो 2NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। अगर ये सब भी आपको डाउट है तो प्लीज़ पहला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो सोडियम तो हाइड्रोक्साइड तो हो गया आपका बेस, और जिंक हो गया आपका मेटल। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट बनेगा, Na2ZnO2। ठीक है, तो ये सोडियम जिंकेट बनेगा, प्लस कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अगेन यही चीज़ होगा, कोई भी एसिड प्लस मेटल बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ये तो इनफैक्ट हमने पहले वीडियो में इसी का एग्जाम्पल लिया था कि Zn यानी जिंक प्लस H2SO4, ये कौन सा एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी जो भी एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, वो क्या बनाएंगे, उस मेटल या उस बेस का सॉल्ट बनेगा, उस मेटल का सॉल्ट बनेगा, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और ये कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मेटल के जो भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, कार्बोनेट सिंपल भाषा में
जो फॉर्मूला होगा वो होगा CO3, यानी कि किसी भी मेटल के पीछे अगर आप CO3 देख रहे हो तो उसे कहा जाएगा कार्बोनेट, और अगर HCO3 देख रहे हो तो उसे कहा जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सिंपल भाषा में होगा Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो जब भी आप CO3 देखो वो बन जाएगा कार्बोनेट, और जब भी आप HCO3 देखो वो बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी मेटल का कार्बोनेट या उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ, याद रखना यहाँ सिर्फ एसिड की बात चल रही है, कोई भी मेटल का कार्बोनेट या उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्वेश्चन ये है। तो उसका जनरल फॉर्म क्या है, मेटल का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, इन दोनों को जब हमने, इनका जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उस मेटल का सॉल्ट निकलेगा, ये तो हमें पता है, साथ में गैस निकलेगा। देखिए उसमें जब हम किसी भी मेटल के साथ कंबाइन कर रहे थे तब हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ पे CO2 निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस पानी निकलेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि एसिड के साथ किसी भी मेटल का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ही मेटल के दोनों लिए हैं, पहले मैंने लिया है कार्बोनेट, फिर लिया है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या फ़र्क है दोनों में, हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन आ जाएगा और कार्बोनेट है यानी CO3। तो Na2CO3 ब्रैकेट में S, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 2HCl एक्वस, एक्वस यानी पानी में घुला हुआ, सोल्यूशन इन वाटर, ये बन जाएगा 2NaCl, हमारा कॉमन सॉल्ट पानी में घुला हुआ जो हम खाते हैं, प्लस H2O पानी प्लस CO2 गैस। यही चीज़ अगर उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 प्लस HCl, ये बन जाएगा NaCl H2O प्लस CO2। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि जब यहाँ पर CO3 था तो 2 सोडियम के एलिमेंट चाहिए, ये हम आगे सीखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं। और NaCO3 प्लस HCl, यहाँ पर सिर्फ एसिड की बात की है, गलती से भी बेस मत लिख देना। तो हमने एसिड कौन सा लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा, पानी में घुला हुआ, हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलना है, H2O मिलना है, CO2 मिलना है। तो देखिए अगर आप इतना याद कर लो तो फिर सिर्फ केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग की बात बचती है, और जो काफ़ी आसान है। तो आई होप आप इससे समझ गए होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। देखिए जब एसिड और बेस दोनों को मिलाए तो क्या रिएक्ट करेगा, तो इसका सिंपल चीज़ है, चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस सॉल्ट। एसिड और बेस मिल रहा है, उठा के पटक दो सीधा रिएक्शन में तुम्हारा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो बनना ही है, वही चैप्टर का नाम है। तो एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट बन जाएगा। किस चीज़ का सॉल्ट, जिस भी आपके मेटल का आपका वो बेस है या जिस भी मेटल का आपका बेस है उसका सॉल्ट बनने वाला है। साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा। सबसे आसान एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा, NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, और H2O। ये दोनों ही किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, आपका फाइनल प्रोडक्ट भी एक्वस फॉर्म में, प्लस H2O यानी पानी। तो इसका सिंपल चीज़ है, चैप्टर का नाम याद रखना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस को मिला है तो तीसरा बनना ही है, सीधा उठा के फाइनल में सॉल्ट लिख दिया और फिर उसमें पानी मिला दिया। ये चीज़ पहले भी कॉमन थी, क्योंकि इससे पहले जब हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्ट करवाया था तब भी पानी बना था, उसमें CO2 गैस एक्स्ट्रा था, इसमें कोई गैस नहीं बनेगा, इसमें बस आपका सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। तो इतना आसान है ये, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। इसी रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी है। देखिए एसिड एक एसिडिक पदार्थ है जिसमें एसिडिटी ज़्यादा है, बेस एक बेसिक पदार्थ है जिसमें अल्केनिलिटी, एसिडिटी का ऑपोजिट जो होता है उसे हम अल्केनिलिटी कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। तो जब एसिड और अल्कलाइन मिलेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये आपस में दोनों टकरा रहे हैं, एक एसिड है और एक बेस है, तो दोनों उल्टे दिशा वाले आपस में टकरा रहे हैं। तो इसी को न्यूट्रलाइज होना भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइज होना। और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। याद है मैंने एग्जांपल दिया था, जब पेट में एसिडिटी बढ़ गई थी तो हमने क्या किया था, हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी एक माइल्ड सा हमने बेस कंज्यूम किया था। इससे क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड के इफेक्ट को उसने कम कर दिया या मार दिया। जब वैसे ही जब अल्कनिलिटी बढ़ जाए
तो हम क्या करेंगे, एसिड ले लेंगे ताकि वो उसकी इफेक्ट को मार दे। ना हमारे लिए अल्काइलिटी ज़्यादा अच्छा है ना एसिडिटी ज़्यादा अच्छा है, दोनों के बीच में। हालांकि इस रेंज में हम कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे, हम हमेशा एसिडिक रेंज में होती है जो हमारे पेट के जूस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, वो एक एसिड निकालती है जिसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट आप ये देखिए अपनी बॉडी कितने अच्छे से बनाई गई है कि इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने के बाद भी हमारे स्टमक को कोई डैमेज नहीं होता। तो वो सब आगे हम बायोलॉजी जब करेंगे तब उसमें हम ज़रूर सीखेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। जब भी कोई मेटेलिक ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए बात फिर एसिड की चल रही है, यहाँ पे बेस की बात नहीं चल रही। तो जब भी कोई मेटेलिक ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखिए हमने कार्बोनेट देखा, हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा, मेटेलिक ऑक्साइड देखते हैं। ये हम अलग अलग क्यों देख रहे हैं? देखिए जब आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो ये सब आपका बेस होगा, इसी के बेसिस पे आप आगे बढ़ पाओगे, इसी के बेसिस पे आप केमिकल आउटपुट, जो रिएक्शन का आउटपुट है या प्रोडक्ट है, वो रिएक्टेंट के बेसिस पे आप तय कर पाओगे। तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ इसका क्या होगा? राइट साइड सीधा सॉल्ट प्लस वाटर डाल दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो राइट साइड सॉल्ट प्लस वाटर डाल दिया, किसका सॉल्ट? जिस मेटल का हमने ऑक्साइड लिया उसी का सॉल्ट बनेगा, कॉमन सी चीज़ है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये हो गया उसका जनरल यानी सामान्य फॉर्म। मैंने यहाँ पर लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड करके एक सॉल्ट बन जाएगा और H2O। तो इतना सिंपल है ये, जब भी किसी भी मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट किया जाए तो। आइए इस एसिड एंड बेसिस को थोड़ा और डीपली जानते हैं। देखिए जब भी हम एसिड लेते हैं यानी आपका जो HCl है, अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में मिला दूं तब क्या होगा? जब पानी में जाएगा तो इसका जो H प्लस आयन है, ये H प्लस और Cl माइनस, कहने का मतलब है हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था अब वो क्लोरीन के पास चला गया है। तो देखिए क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन किसका चला गया? हाइड्रोजन का चला गया, यानी H आपका जो हाइड्रोजन है उसके पास पॉजिटिविटी यानी प्रोटॉन ज़्यादा है, और क्लोरीन के पास चूंकि एक्स्ट्रा आ चुका है, क्लोरीन के पास नेगेटिविटी ज़्यादा है। जब भी कोई आयन पॉजिटिवली चार्ज हो यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन उससे छूट जाए, यानी एक माँ है जिसके 3 बच्चे और एक बच्चा छूट जाता है, वैसे ही अगर किसी भी आयन का चार्ज, इसे हम क्या कहते हैं? ION आयन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H प्लस, तो इसे कहा जाएगा कैटायन, पॉजिटिव चार्ज को कहा जाएगा कैटायन। और कोई भी चीज़ जिसमें नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, इसे कहा जाता है एनायन। ये आता है कैथोड और एनोड से, आगे हम सीखेंगे क्या होता है कैथोड, क्या होता है एनोड प्लस। बट अभी के लिए एनीथिंग विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन, एनीथिंग विच हैज़ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज एनायन। बेस वर्ड क्या है आपका? आयन। आयन आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और दे कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। सो व्हाट हैपेंस इज दिस H प्लस, नाउ ये जो H प्लस है ना, इसकी एक विशेषता है, ये कभी अकेला नहीं रहता, इट नेवर स्टेज अलोन। सो अलोन ये रहना पसंद नहीं करता। व्हाट इट डज इज इट विल अगेन रिएक्ट विद H2O। वाई H2O? बिकॉज इट इज ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन, पानी में घुला हुआ ही है, एंड इट विल बिकम H3O प्लस, और ये H3O प्लस फॉर्म में होगा। यही चीज व्हेन यू हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, इट विल मेक cation as Na plus and anion as OH minus. So what I mean to say, the basic which I mean to say is all the acids, or rather most of the acids will have this H plus ions, and most of your bases, or rather all the bases will have OH minus. This is the very basic of all the acids and bases when dissolved in water. But remember, not all bases will dissolve in water. सारे base dissolve नहीं होते। जो भी बेस पानी में डिजोल्व होते हैं उसको हम एल्कली कहते हैं, और उसी सोल्यूशन को एल्कलाइन सोल्यूशन कहते हैं। और बेस जो क्या है, जब पानी में डिजोल्व होगा थोड़ा सोपी सोपी और साबुन साबुन जैसा लगेगा। इसीलिए तो देखिए जिस भी एरिया में क्षार ज़्यादा होता है, जब आप साबुन अपने बॉडी पे रगड़ते हो तो आपको फिर भी नहाने के बाद थोड़ा साबुन साबुन लगता है। क्यों? उसका रीज़न है आपका क्षार यानी बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है pH। देखिए pH जो है ये किसी भी पदार्थ की एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी जानने में काम आता है। यानी ये हमें बताएगा ये पदार्थ जो है, ये सब्सटेंस जो है, ये एसिडिक है या बेसिक है। जैसे pH ये मापा जाता है रेंज 1 से 14 में, 1 to 14, नंबर 1 से लेकर नंबर 14 में मापा जाता है। और जो pH में जो P है ये एक जर्मन भाषा, एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब है पावर। तो उसी पदार्थ का हमें पावर बता रहा है। जैसे मैंने बताया pH 1 से लेकर 14 में मापा जाता है। अगर किसी भी चीज़ का pH 1 है
यानी कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही तेज एसिड है। और किसी भी चीज़ का pH 14 है तो यानी एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 7 पे न्यूट्रल आ जाएगा, मतलब हमारा जो घर पे पानी आता है उसका pH 7 होना चाहिए। अब है कि नहीं वो तो आप जब अपने घर पे टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। और जब किसी भी चीज़ का pH 7 से कम है, यानी 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, हमारे पेट में जो है वो 1.2 के रेंज में होता है pH, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब pH आपका 7 से बड़ा हो तो बेसिक। तो इसे याद कैसे रखना है, इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक काफ़ी आसान है। देखिए बेस यानी बड़ा, तो B और B दोनों मेल खाते हैं, तो जब भी आपका pH बड़ा होगा यानी 7 से बड़ा, क्योंकि 7 पे क्या आ जाता है, न्यूट्रल आ जाता है, तो जब भी pH 7 से बड़ा है ये आपका बेस होगा। ये तरीका इसको याद रखने का। 7 से छोटा है तो ये एसिडिक होगा। अभी बात करते हैं हम, अभी से ये पूरे वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, लेकिन किस प्रकार का सॉल्ट बनेगा? तो ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान है। देखिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव यू न्यूट्रल सॉल्ट जिसका pH लगभग 7 होगा। एंड 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है पदार्थ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाता है, न्यूट्रल बनाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग क्या था, एसिड था, तो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, एसिडिक होगा, pH 7 से कम। और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा, pH 7 से ज़्यादा। अब बेस कैसे याद रखना है, 7 से ज़्यादा या कम? तो रिमेंबर बेस B से शुरू होता है और बड़ा भी B से शुरू होता है। तो अगर 7 से बड़ा नंबर है तो ये बेस है, 7 से छोटा है तो ये एसिडिक है। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है क्लोर अल्काली प्रोसेस। इसे क्लोर अल्काली प्रोसेस क्यों कहा जाता है? देखिए जब भी कोई प्रोसेस हो जनरली हम उसको उसके एंड नेम यानी कि उसके जो प्रोडक्ट है उससे जानते हैं। तो इसमें एक साइड क्लोर लिखा है, यानी कॉमन सेंस है कि इसमें से क्लोरीन निकलेगा, और अल्काली यानी कोई भी हमारा बेस निकलेगा। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम NaCl यानी हमारा कॉमन सॉल्ट जो नमक भरा पानी है वो पास कर रहे हैं। और इसमें मैंने क्या किया है, एक बैटरी सेटअप किया है और मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूँ। जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ और इस पूरे सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे कहा जाता है मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन को हिंदी में झिल्ली कहा जाता है। तो ये झिल्ली क्या है और ये मेम्ब्रेन का काम क्या है? देखिए ये जो मेम्ब्रेन है ये डायरेक्टली किसी चीज़ को आने जाने नहीं देगा, क्योंकि इसके जो बीच के छेद है वो काफ़ी छोटे हैं। लेकिन जब ये आयन बनेगा यानी ये डीकम्पोज हो जाएगा, देखिए पानी से क्या मिल रहा है, पानी से मिल रहा है H2O क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन है, प्लस आपका NaCl, तो इसी से NaOH बन रहा है। यानी कि हम इस NaOH को कहाँ यूज़ करेंगे, हम साबुन बनाने में यूज़ करेंगे, ग्रीस को निकालने के लिए यूज़ करेंगे, यानी डीग्रीसिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके काफ़ी सारे यूजेस है। तो अल्काली तो समझ में आ गया। अब ये जो Cl है, आपका जो क्लोरीन है यहाँ से गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये जनरली क्लोरीन जो है आपको स्विमिंग पूल में काम आता है। स्विमिंग पूल में पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जर्म्स मारने के लिए क्लोरीन काम आता है। क्लोरीन की टैबलेट्स भी बनती है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन गैस हम हाइड्रोजन फ्यूल में, आजकल हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियाँ भी आ गई है, किसी और वीडियो में वो भी समझेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल पे गाड़ी चलती कैसे, उसके प्रिंसिपल क्या है। बट अभी हम अपने प्रोसेस पे रहते हैं। तो ये होता है आपका क्लोर अल्काली प्रोसेस। तो मेम्ब्रेन आपको क्या याद रखना, मेम्ब्रेन एक ऐसी पतली सी झिल्ली है, झिल्ली यानी एक पतला सा फिल्टर है। जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं तो आप चाय में देखिए, जब आप चाय डालते हो तो चाय में जो हमारा जो चाय पत्ती है या अदरक है या इलायची है, जो भी आप चाय डालते हो वो पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके छेद बहुत छोटे। लेकिन जब लिक्विड आता है तो लिक्विड आराम से पास हो जाता है। तो वो भी क्या है, एक झिल्ली है। तो वैसे ही ये मेम्ब्रेन है। ऐसे ये बहुत छोटी है तो मेन चीज़ों को, डायरेक्ट चीज़ों को नहीं जाने देंगी। लेकिन जब वो टूट जाएगी तो आपका जो Na+ आयन है, जो H+ आयन है, इसको क्या कहते हैं, हमने अभी देखा है, इसे हम कहते हैं कैटायंस। और इसे हम क्या कहते हैं, माइनस वाले को हम कहते हैं एनायंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज एनायंस। तो यही होता है मेम्ब्रेन का काम। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्काली प्रोसेस। तो आपने क्या करना है, एक साइड से NaCl यानी आपका नॉर्मल कॉमन सॉल्ट वाला ब्राइन सोल्यूशन, इसे दूसरा नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, ब्राइन भी कहते हैं। एक साइड से ब्राइन सोल्यूशन जाएगा
क्लोरीन गैस लेफ्ट से निकलेगा, राइट से हाइड्रोजन गैस, और एक्सट्रीम राइट से क्या निकलेगा, NaOH। बीच में क्या बनाना है आपने, बैटरी बना, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए एनोड कैथोड बनाना है, और बीच में मेम्ब्रेन बना देना है। बस इतना सा प्रोसेस है क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। चलिए आइए आखिरी पार्ट देखते हैं हमारे इस चैप्टर का। तो आप कब से सोच रहे होगे कि सर ये पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे, यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो यही उसका यूजेस है कि हम डेली लाइफ में उसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कैसे, OH है, और C है, वो एक एलिमेंट है आपका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ में पानी बनता है। ये ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होगा, ये ब्लीचिंग पाउडर आपके कपड़ों से दाग निकालने के लिए या धब्बे निकालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा सोडियम क्लोराइड H2O CO2 प्लस अमोनिया। जब NH3 जो है उसको अमोनिया कहते हैं, तो इसका जब रिएक्शन होगा तो ये साथ में क्या बनेगा, NH4Cl और NaHCO3। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे, लास्ट में CO3 है, इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो वो कार्बोनेट हो गया, आगे हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अभी देखिए इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जो हमारा बेकिंग सोडा बना, ठीक है, इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसको जब आप गर्म करो तो ये क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ H2O बनता है और CO2 बनता है। तो आपका जो ये जो CO2 बन रहा है ना, यही आपके ब्रेड को, यही आपके पाव को, या यही आपके केक को फुलाता है, एक स्पॉन्जी और एक सॉफ्ट टेक्सचर देता है। तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा। और लास्ट में है आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, ये होता है आपका वॉशिंग सोडा, जो आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हो, ये होता है वॉशिंग सोडा Na2CO3। देखिए यहाँ पे 10H2O है इसी के साथ, यानी कि ये वेट केमिकल है। इसको क्या कहते हैं, वेट यानी गीला। यहाँ पर जब 10 है तो इसे कहा जाएगा वेट। तो देखिए जब मैं इसको हीट करूँगा ना तो ये 10H2O निकल जाएगा और इस सोल्यूशन का कलर बदल जाएगा। वैसे ही कुछ हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी किस्सा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी हाफ H2O मॉलिक्यूल यानी आधा पानी का मॉलिक्यूल लिखा जाता है। तो ये जो रीज़न है इसे कहा जाएगा वेट सोल्यूशन। क्या कहते हैं, वेट सोल्यूशन। इसको गर्म करेंगे तो इसका कलर बदल जाएगा, जब इसको वापस आप पानी डाल दोगे इस पर तो वापस जो पहले जैसा था वैसा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो पानी की कमी थी हमने पूरी कर दी। सोडियम कार्बोनेट में जो पानी की कमी थी हमने पानी में मिला दिया, तो Na2CO3 10H2 बन गया वॉशिंग सोडा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जब भी हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या कोई भी सरफेस स्मूथ करने के लिए जो हम लगाते हैं, जिप्सम लगाते हैं, तो ये जो आपका प्लास्टर है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो जब वो 19वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो ये जो प्रोडक्ट है ये मिलता था पेरिस के एक डिस्ट्रिक्ट में। तो उसी वजह से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, क्योंकि ये उस जगह की वजह से फेमस हुआ था। तो इसी के साथ आपके साइंस का दूसरा चैप्टर खत्म होता है, जिसका नाम था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये चैप्टर आपके किसी फ्रेंड को रेकमेंड करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।